हम यहाँ पर थे कंटेंट्स पर। यहाँ पर लिखा है प्री 1500 मोस्ट पीपल लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस। ज़्यादातर लोग छोटे गांव वगैरह में रहते थे। वो अपनी इनकम का 10वां हिस्सा फ्यूडल लॉर्ड्स को देते थे। वो ना ट्रेवल करते, ना किसी चीज़ की परवाह करते उनके विलेजेस वगैरह के अलावा। इसने भी नेशन स्टेट सिस्टम को पुश किया, क्योंकि हुकूमत किसकी होती थी? एम्परर की। वही डिसाइड करता था कि किस चीज़ की, किस मुल्क की कौन सी बाउंड्री है। जैसे कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। वो इस नेशन सिस्टम के तहत ही हमें मिली, क्योंकि नेशन सिस्टम से पहले ये चीज़ नहीं थी। एम्परर्स डिसाइड करते थे कि हमने किस बाउंड्री को किस मुल्क में देना है। पर जब यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, नेशन सिस्टम आ गई, तभी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई, जो कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। अब कंटेंट्स जो थे जिन्होंने ट्रिगर किया नेशन सिस्टम को, वो एक था 80 years वार, दूसरा था 30 years वार। इनकी डेफिनेशंस आगे हैं। The 30 years war was a religious war fought primarily in Central Europe between 1618 and 1648. It resulted in the deaths of over 8 million people, including 20% of the German population, making it one of the most destructive conflicts in human history. ये थी 30 years war की डेफिनेशन, या थोड़ा उसका ओवरव्यू या पर्सपेक्टिव कि क्यों हुई। रिलीजियस वार थी, सेंट्रल यूरोप के दरमियान लड़ी गई थी 1618 से लेकर 1648 तक, और इसमें 8 मिलियन पीपल्स की जानें गईं, जिसमें 20% जर्मन पॉपुलेशन भी थी। और ये इंसानी तारीख़ का सबसे तबाहकुन कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और अब 80 years war in Dutch and English historiography, the Dutch struggle for independence from the Spanish crown in the 16th and 17th century was long known as the 80 years war. More recently, the initial part of this period has become known as the Dutch revolt. 80 years war को Dutch revolt भी कहा जाता है, और ये डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया से उठाई थी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब ट्रीटी और पीस ऑफ वेस्टफेलिया समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद मॉडर्न नेशन सिस्टम की बुनियाद पड़ी। और मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम में सबसे पहले एक स्टेट के पास अपनी सॉवरेनिटी होनी चाहिए। सॉवरेनिटी का मकसद है कि इक्वल अब्रॉड मास्टर एट होम, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत ही बड़ी स्टेट है और पाकिस्तान उसकी निस्बत से कदरे छोटी है। फिर भी सॉवरेनिटी कहती है कि आप चाहे नेशन छोटी हो या बड़ी हो, कोई स्टेट छोटी हो या बड़ी हो, उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर इक्वल होना पड़ेगा, बराबरी होनी चाहिए हर चीज़ में। और सॉवरेनिटी ये भी कहते हैं कि मास्टर एट होम। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर अपने ही घर में मास्टर नहीं करेगी तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर इक्वलिटी हासिल करने में नाकाम रहेगी। पहले सॉवरेनिटी कहती है मास्टर एट होम, देन कहती है कि इक्वल एट अब्रॉड। पहले घर पर मास्टर बनो, फिर जाओ
बैनुल-अक़वामी सतह पर और अपना लोहा मनवाओ। उसके बाद नेशन स्टेट सिस्टम पहले देख लेते हैं ट्रीटी पीस ऑफ वेस्टफेलिया। बस इसके बाद फिर स्लाइड्स ख़त्म है, फिर मैं आपको वर्बली समझाऊंगी कि नेशन स्टेट सिस्टम, नेशन और स्टेट है क्या, इनके क्या फ़राइज़ हैं और सिटीजन्स के क्या फ़राइज़ हैं अपने स्टेट्स की जानिब। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की डेफिनेशन देख देते हैं हम। Two destructive wars were the major triggers behind signing the eventual Peace of Westphalia: the 30 Years' War in the Holy Roman Empire and the 80 Years' War between Spain and the Dutch Republic. The 30 Years' War was a series of wars in Central Europe between 1618 and 1648. जैसा कि मैंने पहले भी 30 Years' War में बताया, 30 Years' War और 80 Years' War ये दो मेजर ट्रिगर्स थे पीस ऑफ वेस्टफेलिया साइन करने के लिए, जो कि 1648 में हुई थी। 1648 में हुई थी ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन। अब वन नेशन फॉर वन स्टेट, वन नेशन फॉर वन स्टेट मतलब एक कौम के लिए एक रियासत ज़रूरी है, पर ज़रूर नहीं कि एक रियासत में एक ही कौम रहे। पर हो सकता है कि जैसे कि हम पाकिस्तान अक्सरियत में हैं और दूसरे जो मज़ाहिब हैं वो अक़लियत में हैं। हमारे स्टेट पाकिस्तानी है और हम सब क्या कहलाएंगे, पाकिस्तानी, ख्वाह वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, कोई भी हो, पर हम सब एक कौम है, पाकिस्तानी हमारा नाम है और पूरी दुनिया में हमें पाकिस्तानी के नाम से जाना जाता है। नेशन स्टेट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इंटरनेशनली रिकग्नाइज होती है, उसकी अपनी एक पॉपुलेशन होती है, उसका साइज़ ऑफ पावर जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसकी अपनी एक गवर्नमेंट होती है और इसकी अपनी ही टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ होती हैं। मैं किसी और मुल्क की एग्जांपल नहीं लूँगी, पाकिस्तान की ही एग्जांपल लूँगी। पाकिस्तान एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज मुल्क है या नहीं? बिल्कुल है। इसकी अपनी एक पॉपुलेशन भी है, 20 करोड़ अवाम। हमारी एक गवर्नमेंट भी है जो कि पीटीआई है, रूलिंग पार्टी है हमारी, और हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ भी हैं जो कभी ईरान के साथ मिलती हैं, कभी इंडिया के साथ मिलती हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद आइडियल नेशन स्टेट कौन सी होती हैं? एरिस्टोटल और प्लेटो कहते हैं कि आइडियल स्टेट्स वो होती हैं जिसके पास अपनी आइडियोलॉजीज़ हों, जैसे कि हमारी इकॉनमी बेहतर करने के हवाले से हम किस पर चलते हैं, कैपिटलिज्म पर, और चाइना क्या है, कम्युनिस्ट है। इनकी अपनी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, तभी वो आइडियल स्टेट्स कहलाती हैं। और एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जैसा कि कई ममालिक में डेमोक्रेसी है, कई ममालिक में मिलिट्री है, वगैरह वगैरह। और नेशन स्टेट सिस्टम की बुनियाद रखने की सबसे बड़ी वजह थी इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी, कभी बाउंड्रीज़ पर, कभी हुकूक पर, कभी किस चीज़ पर तो कभी किस चीज़ पर। वो मैं ना मतलब कभी इस टंग स्लिप होने को कहते हैं स्पूनरिज्म। तो मैं अभी कहने वाली थी कभी किस चीज़ की जगह कहने वाली थी कभी जिस चीज़ पर। तो ऐसे टंग स्लिप्स होते रहते हैं। उसके बाद अब नेशन की
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो पीस प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और फैसिलिटेट करे किसको, अपने सिटीजन्स को, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रोवाइड करे, जस्टिस प्रोवाइड करे। और इसके बाद सिटीजन्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी स्टेट की जानिब के वो टैक्सेस पे करें और लॉयल रहें, वफादार रहें अपनी कौम के साथ, अपनी रियासत के साथ। उन्नीस सौ 20 में जब वेस्ट ने ये आइडियोलॉजी दे दी नेशन स्टेट सिस्टम की, उससे पहले एम्परर रूल, एम्परर मतलब वन मैन रूल था जिसका मिलिट्री में होता है। तो वो डिसाइड करते थे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1947 में भी नेशन स्टेट सिस्टम ना होता और एम्परर ही रूल करता तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बाउंड्री शायद ना बनती। मतलब देखें ना, ये पीस प्रोवाइड करना है नेशन स्टेट सिस्टम की वजह से कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेगा, ना ही भारत अगर लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करेगा। दोनों को अपनी जगह पर जवाबी कार्रवाइयाँ करते रहना है, पर जब भी LOC की वायलेशन होगी इंटरनेशनल वर्ल्ड भी कोई मौसर इक़दाम उठाएगी और दोनों ही स्टेट्स भी अपनी दिफा के लिए मौसर इक़दाम उठाएंगी। तो ये थी नेशन स्टेट सिस्टम, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनजस्टिस है। इनजस्टिस की वजह से नेशन स्टेट सिस्टम बनी और इसकी एक बड़ी वजूहात में से ये भी है डिफेंस, दिफा, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये थी मेरी सेकंड लेक्चर की वीडियो IR के हवाले से, और इंशाल्लाह मैं कोई दूसरा अच्छा सा टॉपिक देखकर सिलेबस से उसकी तैयारी करके फिर IR की तीसरे लेक्चर के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching this video and please do subscribe my channel. Allah Hafiz.